तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की मराठी सब्जेक्ट की चौथा चैप्टर, इसका चौथा पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। तो आप सब अपने क्लास 7th की मराठी की बुक्स निकाल लीजिए और इसमें चौथा पार्ट खोल लीजिए। आज हम इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पार्ट का नाम है अनुभवी शेतकरी। अनुभवी शेतकरी, यहाँ पे हमें इस पार्ट में एक शेतकरी यानी खेती करने वाले इंसान की, एक किसान की कहानी बताई हुई है कि किस तरह से वो अपने बच्चों को मेहनत क्या चीज़ है और मेहनत की क्या हमारे ज़िंदगी में महत्व है, क्या ज़रूरी है, मेहनत हमारे ज़िंदगी में किस तरह से ज़रूरी है और मेहनत करने के लिए अपने जो आलसी बच्चे थे उनको किस तरह से उसने मेहनती बनाया, किस चालाकी से उसने उनको मेहनत की और बढ़ाया, इस पार्ट में हम देखेंगे। अनुभवी शेतकरी का इस शीर्षक का मतलब होता है, इस टाइटल का मतलब होता है अनुभवी, यानी जिसने ज़िंदगी के हालातों से बहुत कुछ सीखा है, जिसके पास बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, जिसने अपनी ज़िंदगी को मेहनत से जिया है और बहुत मेहनत करके उसने ज़िंदगी के हालातों को जाना है, ऐसा एक किसान। तो चलिए फिर इस किसान के बारे में जान लेते हैं और इस कहानी में क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं। इस कहानी के इस पाठ के लेखक है यशवंत सुरोशे। क्या नाम है इनका? यशवंत सुरोशे। आप जब भी कोई पाठ पढ़ते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं तो उस कविता के कवि का, उस पाठ के लेखक का नाम अच्छे से जहन में रखिए। जब आप एग्ज़ाम में इसके आंसर लिखेंगे तो आप अगर उन कवि का, उस लेखक का नाम लिखेंगे तो आपका अच्छा इम्प्रेशन वहाँ पर पड़ेगा। तो इसके जो लेखक है उनका नाम है यशवंत सुरोशे, जिनका जन्म हुआ है 1978 में। उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात है और फिर नीचे पाठ के बारे में थोड़ी सी मालूमात यहाँ पर दी गई है। हम उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से और समझ लेते हैं। विविध वृत्तपत्रे व मासिकांमधून लेखन, मतलब ये जो यशवंत सुरोशे है वो क्या करते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में और जो कॉमिक्स होते हैं, मैगजीन होते हैं, उसके अंदर ये लिखते हैं अपने लेख। रामरावांनी आपल्या मुलांना कष्टाचे महत्त्व पटावे म्हणून केलेली युक्ती कशी यशस्वी झाली याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकाने केले आहे। यानी कि रामराव जो एक किसान है, अनुभवी शेतकरी है, उनका नाम क्या है? रामराव। उन्होंने क्या किया है? आपल्या मुलांना यानी अपने बच्चों को कष्टाचे महत्व पटावे म्हणून, यानी कि मेहनत किस तरह से ज़रूरी है, मेहनत का महत्व उन्होंने यहाँ पर बच्चों को सिखाया है। केलेली युक्ति कशी यशस्वी झाली, मेहनत का महत्व अपने बच्चों को बताने के लिए उन्होंने किस तरह से युक्ति यानी चालाकी से उनको क्या किया है, मेहनती बनाया है, वो किस तरह से इस चीज़ में यशस्वी हुए यानी कामयाब हुए, हम इस पाठ में याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकाने केले आहे। इसका वर्णन यानी इसके बारे में मालूमात प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमको बताया है या इसमें किया है। तो चलिए फिर इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो इसमें के जो मुश्किल अल्फाज है उनके नीचे आप इनके पेंसिल से मतलब लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पढ़ते वक्त आसानी जाएगी और पाठ समझने में और आसानी जाएगी। और जब भी मुश्किल वर्ड्स आए उनको आप अपने बुक्स में देख कर दोहराइए, जो आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अनुभवी शेतकरी। आयुष्यभर काबाड कष्ट करून रामरावांनी 8 एकराची शेती स्वतःच्या मालकीची केली। यानी कि अब हम देखेंगे इसके मीनिंग्स। आयुष्यभर यानी जिंदगी भर, काबाड कष्ट करून यानी मेहनत करके, बहुत मेहनत करके, रामरावांनी 8 एकराची शेती, रामराव जो अनुभवी शेतकरी है उन्होंने क्या किया, 8 एकराची शेती यानी 8 एकड़ खेत स्वतःच्या मालकीची के लिए यानी खुद के मालकी की बनाई या खुद से खरीदी। उनके पास पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने क्या किया, पाई पाई जोड़कर अपने मालकी की 8 एकड़ ज़मीन खरीदी, खेती खरीदी। एकीकडे शून्यातून विश्व निर्माण केल्याचा आनंद रामरावांच्या मनात होता। यानी कि एक तरफ, एकीकडे यानी एक तरफ, शून्यातून विश्व निर्माण केल्याचा यानी मैं कुछ भी नहीं था, ज़ीरो से सब कुछ
मैंने हासिल किया। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बहुत गरीब था, लेकिन उसमें से भी मैंने अपने मेहनत से सब कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल किया। खेती ली और उस पर मेहनत करके आज मैं अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। इसका आनंद किसको था? रामराव को था। शून्य एकीकडे शून्यातून विश्व निर्माण केल्याचा, यानी एक तरफ मतलब कुछ भी नहीं था, उसमें से भी मैंने मेहनत से रास्ता निकाला। आनंद रामरावाच्या मनात होता, इसकी खुशी रामराव के दिल में थी। तर दुसरीकडे आपली तिन्ही मुले नीट शिकली नाहीत आणि शेतीच्या कामाला हातभार लावत नाही या चिंतेने त्यांचे मन ग्रासले होते। तो दूसरी तरफ क्या था? एक तरफ उनको खुशी थी कि मैंने कुछ मेरे पास नहीं था, फिर भी मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया, इसकी उनको खुशी थी। तो दूसरी तरफ क्या था? आपली तिन्ही मुले, यानी मेरे तीनों भी लड़के नीट शिकली नाहीत, यानी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की उन्होंने, तीनों लड़कों ने, आणि शेतीच्या कामाला हातभार लावत नहीं, और खेत के काम में भी हातभार यानी कि कुछ मदद नहीं करते हैं। या चिंतेने त्यांचे मन ग्रासले होते, इस चिंता में, इस परेशानी से वो क्या हो गए थे? बहुत तकलीफ़ में थे, उनको बहुत परेशानी होती थी ये सोच सोचकर कि मेरे बेटे, 3 बेटे होने के बावजूद भी ना वो पढ़ाई में कुछ कर सके और ना खेत के काम में मुझे मदद करते हैं। ऐसे इस तरह से वो परेशान हो गए थे। उतार वयामुळे आता कामही होत नव्हते, यानी कि अब उनकी उम्र हो चुकी थी, बुढ़ापे की तरफ वो जा रहे थे, तो उस उम्र में उनसे काम भी नहीं हो रहे थे। त्यात मनाच्या या रोगाला कोणतेच औषध लागू पड़त नव्हते, यानी उसमें फिर क्या हो रहा था? उनके दिल की जो बीमारी थी, उनको एक जो सोच की बीमारी लग गई थी, टेंशन की बीमारी लग गई थी, इस बीमारी का कोई भी इलाज, औषध यानी कोई भी दवा नहीं लागू पड़ रही थी, यानी कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर रही थी। बिछाण्यावर पडलेल्या रामरावांच्या डोळ्यासमोर, यानी कि बिस्तर पर सोए हुए, मतलब जब वो बीमार हो जाते थे, बिस्तर पर सोते थे और बहुत थक जाते थे, उस वक्त में बिछाण्यावर पडलेल्या रामरावांच्या डोळ्यासमोर, यानी बिस्तर पर सोते हुए रामराव के आँखों के सामने 8 एकरांचा हिरवागार पट्टा, यानी 8 एकड़ खेती जो उन्होंने ली थी, उसका हिरवागार पट्टा, यानी वो हरा हरा खेत ओसाड पडल्याचे दुःस्वप्न तरळून जायचे, यानी कि उनका जो हरा हरा खेत है, जो उन्होंने बहुत मेहनत से लिया था 8 एकड़, वो हरा हरा पट्टा खेत का सूखा हो गया। ओसाड़ यानी उसमें कोई भी फसल नहीं है, तो एकदम सूखा खेत है। ऐसा उनको जो दुःस्वप्न, यानी उनके आँखों के सामने एक बुरा ख्वाब आता था, तरळून जायचे, यानी ये बुरा ख्वाब उनके आँखों के सामने हमेशा आता था। जीव घाबरा घुबरा व्हायचा, यानी उनकी जो जान है, उनका जो दिल है वो घाबरा घुबरा यानी बेचैन सा हो जाता था। पण तिन्ही मुलांना फिकिर नव्हती, पर तीनों भी लड़कों को क्या नहीं थी? फिकर नहीं थी। 22-25 वर्षाचे हे तगड़े तरुण गाँव भर हिंडत, यानी कि 22 और 25 उम्र के ऐसे उनके बच्चे थे, एकदम जवान उनके बच्चे थे, 22 और 25 उम्र थी उनकी। ऐसे तगड़े तरुण यानी बहुत ही अच्छे, मतलब जिस्मानी तौर पर तगड़े, ऐसे उनके बच्चे गाँव भर हिंडत, यानी पूरे गांव से घूमते फिरते थे। गप्पा मारत आणि फक्त, यानी कि बातें करते थे यहाँ वहाँ बैठकर, और सिर्फ क्या करते थे? जेवायला घरी वेळेवर येत, और सिर्फ खाने के वक्त ही घर पर आते थे, और पूरे गांव से बातें करते, इधर उधर लड़कों के साथ घूमते थे, और सिर्फ खाने के वक्त पर ही घर पर आते थे। रामरावांना काय करावे हेच कळेना, यानी कि रामराव उनको क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था। एके दिवशी डॉक्टराकडे जाण्याच्या उद्देशाने रामराव घराबाहेर पडले, यानी एक दिन डॉक्टर के पास जाने के लिए रामराव घर से बाहर निकले। दवाखान्यात न जाता पेठेतल्या एकमेव बँकेत गेले, यानी दवाखाने में ना जाते हुए जो चौक था वहाँ के जो मार्केट के एक बैंक में वो गए। बँकेच्या व्यवस्थापकांशी अर्धा तास चर्चा केली नी परत घरी आले। जो बैंक का मैनेजर था उसके साथ आधा घंटे तक उन्होंने बातचीत की और वो घर पर वापस आ गए। अब देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। रात्री रामरावांच्या पत्नीने सर्वांना जेवायला बोलावले, यानी कि रात को रामराव की जो पत्नी थी, जो उनकी बीवी थी, उन्होंने सबको खाने के लिए घर पर बुलाया।
जेवणापूर्वी रामराव मुलांना म्हणाले, यानी कि खाने के पहले रामराव ने अपने बच्चों से कहा, मुलांनो आता मी थकलोय, यानी कि बच्चों अब मैं थक गया हूँ. माझ्याच्यानं ही शेतीवाडीची कामं होणार नाहीत. माझ्याच्यानं यानी अब मुझसे ही यानी ये शेतीवाडीची यानी खेतीबाड़ी के काम होने वाले नहीं है. तुम्हालाही शेतीची कामं करायला कमीपणा वाटतो, यानी कि तुमको भी शेतीची यानी खेत की काम करने में शर्म आती है या कमपणा उसमें लगता है. बँकेत मी तुमच्यासाठी कर्जाची सोय करून आलो, यानी कि बैंक में मैंने तुम्हारे लिए कर्जे की सोय इंतजाम कर कर आ गया हूँ. तुम्हाला प्रत्येकालाच 5 लाख रुपए कर्ज मिळेल, यानी कि तुम में से हर किसी को सबको तीनों भाइयों को भी क्या मिलेगा 5-5 लाख रुपए वहाँ से कर्ज मिलेगा. त्यातून तुम्ही पोटा पाण्याचा यानी कि तुम उसमें से उस पैसे से पोटा पाण्याचा यानी अपने पेट के लिए जो ज़रूरी है खाने पीने के लिए मतलब अपने पेट पानी के लिए धंदा करा, कुछ तो भी काम करो, कुछ तो भी बिझनेस करो. कर्जासाठी जमीन गहाण ठेवायचं ठरवलंय, यानी कि तुम्हारे इस कर्जे के लिए मैंने क्या किया अपनी ज़मीन गहाण रखने की व्यवस्था की और मैंने ऐसा तय किया है. फक्त तुम्ही एक काम करा, पर तुम्हें सिर्फ एक काम करना है. गावातल्या बँकेच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येकानं 10,000 रुपये भरून आपापलं कर्ज खातं बँकेत काढा, यानी कि गांव की जो बैंक है उसके नियम के हिसाब से यानी कि उसमें जो रूल्स है उसके हिसाब से प्रत्येकाने यानी आप तीनों को क्या करना है 10,000 रुपये भरून यानी कि 10,000 रुपये भरकर आप आपलं कर्ज खातं बँकेत काढायचं, यानी कि अपना क्या करना है 10,000 रुपये भर के कर्ज खातं यानी कर्जा मिलने के लिए एक अकाउंट उसमें आपको खोलना है बैंक में, तभी आपको क्या मिलेंगे 5-5 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए मिलेंगे. कागजपत्रांची जमाजमो मी केली आहे, यानी कि उसके कर्ज के लिए जो कागजात लगेंगे खेती के जहाँ मैं खेती अपनी गहान रखने वाला हूँ उसके कागजात की मैंने पूरी तैयारी जमाजमो यानी पूरे कागजात जमा करके रख दिए हैं. मुलांना खूप आनंद झाला, बच्चों को बहुत खुशी हो गई. तीनों भी भाइयों को क्या हो गया बहुत खुशी हो गई. अपना बाप अपने लिए अपनी खेती बैंक में गहान रखे धंधे के लिए अपने बिजनेस के लिए 5-5 लाख रुपए दे रहा है. ये सुनकर तीनों भाई भी क्या हो गए खुश हो गए. प्रत्येकाच्या डोळ्यांसमोर 5 लाखांचा आंकड़ा तरळत होता, यानी कि हर भाई के सामने हर बच्चे के सामने क्या हो रहा था उनके आंखों के सामने 5 लाख का आंकड़ा बार बार नज़र आ रहा था. उनके आंखों में वो खुशी दिख रही थी कि अब हमको 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं बिना किसी मेहनत के. त्यानंतर हे 10,000 कोठून आणायचे. अब इसके बाद क्या सवाल था उनके सामने कि उनको 10,000 रुपये का अकाउंट वहाँ पे खोलना था. तो ये 10,000 रुपये ये 10,000 रुपये कहाँ से आएंगे असा प्रत्येक जन विचार करू लागला. ऐसा तीनों भाई भी सोचने लगे. त्या रात्रि तिन्ही मुले बराच वेळ चर्चा करत एकत्र बसली. उस रात को तीनों भी भाई बहुत वक्त तक एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए बैठे रहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी कुठेतरी पेठेत मित्रांकडे उसनवारी करण्यासाठी गेली. यानी दूसरे दिन सुबह सुबह पेट में यानी मार्केट में चौक में उनके गांव में मित्रांकडे यानी उनके दोस्तों के पास उसनवारी यानी उधार पैसे मांगने के लिए गए करण्यासाठी गेले, यानी उधारी करने के लिए गए या उधार पैसे दोस्तों से मांगने के लिए गए. पण कोणाचेच काम झाले नहीं, पर किसी का भी काम नहीं हुआ, यानी उन तीनों को भी किसी ने उधारी में पैसे नहीं दिए. रामराव या सर्वांचा कानोसा घेत होते, यानी रामराव क्या कर रहे थे उन तीनों पर भी नज़र रखे हुए थे, उन तीनों पर भी वो मतलब ख्याल रखे हुए थे. दुपारच्या वेळी तिन्ही मुले रामरावांचा निरोप घ्यायला आली, यानी दोपहर के वक्त तीनों भी लड़के रामराव का निरोप यानी रामराव को मिलने के लिए आई. निरोप यानी वो कहीं तो भी बाहर जा रहे थे, वो बाहर जाते वक्त उनसे आखिरी बार मिलने के लिए आई. आम्ही शहरात चाललो आहोत, यानी हम कहाँ जा रहे हैं शहर में सिटी में काम करने के लिए जा रहे हैं.
महिनाभरानं 10-10 हजार रुपये कमवून आणू, यानी महीने भर में, एक महीने में हम क्या करेंगे, शहर में जाकर 10-10 हजार रुपये कमा कर लाएंगे. तेव्हाच घरी परतू, तभी हम क्या करेंगे, घर पर वापस आएंगे. एवढे बोलून यानी इतना बोलकर तिघे पाठीवरच्या पिशव्या सांभाळत गेले सुद्धा. यानी वो तीनों भाई ने क्या कहा, अपने बाप से आकर कहा कि हम शहर में काम करने के लिए जा रहे हैं और महीने भर में हम 10-10 हजार रुपये कमा कर लाएंगे, तभी हम घर पर वापस आएंगे. इतना कहकर तीनों भाइयों ने पाठीवरच्या पिशव्या यानी पीठ पर के थैलियाँ यानी बैग सांभाळत गेले सुद्धा, संभालते हुए घर से बाहर चले गए. शहरात त्या तिघांना कोणीही महिना 10 हजार रुपये पगाराने नौकरीवर ठेवले नाही. यानी शहर में किसी ने भी उन तीनों भाइयों को महीना 10 हजार यानी 10 हजार महीने की पगार पर नौकरी के लिए नहीं रखा. मोठ्या मुलाला किराणा मालाच्या दुकानात 7 हजार रुपये पगाराची नौकरी मिळाली. यानी जो सबसे बड़ा भाई था उसको क्या हुआ, किराना मालाच्या दुकानात यानी किराना दुकान में 7 हजार रुपये महीने पगार के नौकरी मिली. उसको 7 हजार रुपये से नौकरी मिली. मधल्याला हॉटेलमध्ये स्वच्छता करण्याची 5 हजार रुपये पगाराची नौकरी मिळाली. यानी उससे छोटा जो था दूसरे नंबर वाला भाई, उसको क्या हुआ, होटल मध्ये यानी कि होटल में स्वच्छता करण्याची, स्वच्छता यानी साफ सफाई करने की 5 हजार रुपये पगाराची नौकरी मिळाली. 5 हजार रुपये, सिर्फ 5 हजार रुपये पगार की नौकरी मिली. धाकटा मुलगा दिवसभर फिरून कुठेच नौकरी मिळत नाही म्हणून बस स्थानकामधल्या रसवंती गृहात 6 हजार रुपयाच्या पगारावर नौकरीस राहिला. यानी कि अब दोनों भाई तो लग गए थे नौकरी पे. बड़ा भाई किराना दुकान में और उससे छोटा भाई कहाँ पर लग गया था, होटल में काम करने के लिए. अब उससे सबसे छोटा जो है धाकटा यानी सबसे छोटा भाई, मुलगा दिवसभर फिरून यानी दिन भर फिर कर कुठेच नौकरी मिळत नाही, यानी उसको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली. म्हणून इसलिए बस स्थानकामधल्या यानी जो बस स्टेशन में रसवंती गृह रहती है, यानी जहाँ पर हम रस पीते हैं, गन्नों का रस जहाँ पर निकाल कर बेचा जाता है उसे रसवंती गृह कहा जाता है. उस रसवंती गृह में जो सबसे छोटा भाई था वो क्या करने लगा, 6 हजार रुपयाच्या पगारावर नौकरीस राहिला. यानी 6 हजार रुपये महीने के नौकरी पर वहाँ पर रह गया. पहिल्याच दिवशी खूप भूक लागली म्हणून थोरल्याने पोत्यातले मुठभर शेंगदाणे उचलले नी तोंडात टाकले. यानी कि पहले ही दिन खूब भूख लागली यानी बहुत भूख लग गई थी उसको, म्हणून थोरल्याने, इसलिए थोरल्याने यानी सबसे बड़े भाई ने क्या किया, जो किराना दुकान में काम करता था, पोत्यातले मुठभर शेंगदाणे उचलले नी तोंडात टाकले. यानी कि जो थैले में शेंगदाणे थे, जो बीज थे शेंगदाने, तो मूंगफली जो थी वो खाने के लिए उसने क्या किया, थैले में जो थे किराना दुकान में वो मुट्ठी भर के उठाए और खाने लग गया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. हे मालकाने पाहिले, ये क्या किया, उसके किराना दुकान के मालिक ने देखा. थोरल्याला कडक शब्दात सुनावले, यानी कि बड़े भाई को बहुत ही डांटा उसने कड़क शब्दों में, यानी बहुत ही जोर के अल्फाजों में बातें सुनाई. त्याचा अपमान केला, उसका क्या किया, अपमान किया, उसको शर्मिंदा किया. थोरल्याला घरातल्या कोपऱ्यात भरलेल्या शेंगांची पोती आठवू लागली. यानी बड़े भाई को क्या हुआ फिर, जब उसके मालिक ने उसे थोड़े से शेंगदाने खाने पर जब इतना चिल्लाया, उसकी बेइज्जती कराई, तब उसको घरातल्या कोपऱ्यात यानी अपने घर में के कोने में भरलेल्या शेंगांची पोती यानी भरे हुए जो फलियों की, शेंगदानों की जो थैले थे आठवू लागली, वो याद आने लगी. मतलब मेरे घर में किस तरह से थैले भर भर कर ये शेंगदाने होते हैं, ये फली के बीज होते हैं, मैं किस तरह से खाता हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुट्ठी भर खाया तो किस तरह से मेरे मालिक ने मेरी बेइज्जती की, वो उसको याद आने लगा अपने घर का माहौल. खाली मान घालून तो पोती उचलू लागला, यानी नीचे गर्दन झुकाकर वो थैले उठाने लगा. मधल्या मुलाची तर हॉटेलातील साफसफाई करून पुरती वाट लागली. यानी जो बीच में का जो दूसरे नंबर का भाई था, जो होटल में काम कर रहा था, उसका तो
हॉटेलातील साफसफाई करून यानी होटल में साफसफाई करते करते पूर्ति वाट लागली यानी बहुत परेशानी हो गई। उसको बहुत मुश्किल जा रहा था, वहाँ पे दिन भर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। दिवसभर हात ओले राहिल्यामुळे पांढरे फटक पडले, यानी कि दिवसभर यानी दिन भर हाथ ओले राहिल्यामुळे यानी हाथ गीले रहने की वजह से पांढरे फटक पडले, यानी क्या हो गए थे, सफेद सफेद हो गए थे। नाकाला हॉटेल मधल्या पदार्थाचा वास नकोसा झाला, यानी उसके नाक को वहाँ होटल में रात दिन काम करने की वजह से वहाँ पे जो चीज़ें तली जाती है, तेल में तली जाती है, उनकी बो सूंघ सूंघ कर उसको बहुत घिन आने लगी थी। होटल मधल्या पदार्थाचा यानी होटल में बनाए जाने वाली चीज़ों की वास नकोसा झाला, यानी उसकी बो, उसका जो बास है वो उसको नकोसा यानी नहीं, ऐसा सूंघना नहीं मालूम हो रहा था। त्याला आपल्या वावरातला पाट आठवू लागला। उसको क्या हो गया, अपने खेत में का पाट यानी पानी जहाँ से बहता है वो जगह, अपने खेत में की साफ सुथरी जगह उसे याद आ रही थी। खळखळ पाण्याचा पाट साऱ्या पिकाला पानी पाजत पुढे जातो, यानी खळखळ एकदम खळखळ बहने वाला पानी, जो उसका पाट होता है, जो उसके एक नाली की तरह बनाया जाता है कि पूरे खेत में वो पानी फैल सके, तो वो पाट उसको याद आने लगा। निर्मळ नितळ पानी यानी साफ सुथरा पानी, हिरवं शेत यानी हरा हरा खेत, पाहून मनाला तरतरी येते, वो देखकर क्या होता, दिल को एक अजीब तरह की खुशी मिलती है, दिल खुश हो जाता है। इथे यापेक्षा शेताला पानी देणं सोपं, आणि इथे यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, इतने गंदे पानी से बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं, दिन भर साफ सफाई करनी पड़ रही है ये, और इस होटल की जो खाने की खुशबू है वो सूंघ सूंघ कर वो बहुत परेशान हो गया है। तो उसको अपना खेत याद आने लगा कि किस तरह से मेरे खेत में साफ सुथरा पानी, निर्मल नितळ पानी बहता है, और उस पानी में, पानी को देखकर, उस हरियाली को देखकर दिल का किस तरह से खुश हो जाता है। और यहाँ पर तो कितना मुश्किल है ऐसा उसको महसूस हो रहा है, होटल में काम करना कितना मुश्किल है ये अब उसको समझ में आ रहा है। तो इस यहाँ पे काम करने से अच्छा है मैं अपने खेत में काम करूँ, ऐसा उसको दिल ही दिल में महसूस हो रहा है। ऐसा विचार करून तो काम करत राहिला, ऐसा ख्याल करते करते वो काम कर रहा था। धाकट्याची ही परिस्थिति फार वेगळी नव्हती, यानी छोटे भाई की भी हालात इससे कुछ अलग नहीं थे, उस परिस्थिति यानी उसके भी हालात कुछ इससे अलग नहीं थे, उसके भी हालात ऐसे ही चल रहे थे। ऊसाच्या रसाचे पैसे पाहून त्याला आपल्या मळ्यातल्या ऊस आठवला नसता तर नवल, यानी वो रसवंती गृह में काम कर रहा था, जहाँ पे गन्ने का रस बनाकर बेचते हैं, वहाँ पर वो काम कर रहा था। तो ऊसाच्या रसाचे पैसे पाहून यानी वो गन्ने के रस के पैसे देखकर आपल्या मळ्यातला ऊस यानी उसके खेत में का गन्ना आठवला नसता तर नवलस, याद नहीं आया तो नवलिच, यानी बहुत ही अजीब है। गावाहून येणाऱ्या माणसांना टाळत तो तेथे काम करू लागला, यानी वो जहाँ पर काम कर रहा था बस स्टेशन पर, वहाँ पर उसके गांव के लोग भी आते जाते थे, तो उनको मैं ना दिखूं, मतलब छुप छुप कर वो वहाँ पर काम कर रहा था। ऊसाच्या मोळ्या वाहताना दमछाक हुई, यानी गन्ने की जो मोलियाँ हैं, जो गट्ठे हैं गन्ने के, वो उठा उठा कर उसको बहुत परेशान हो रहा था, उसकी दमछाक हो रही थी। एवढेच काम आपण घरी केले असते तर, असा विचार त्याच्या मनात येऊन गेला, यानी इतना ही काम अगर मैं अपने घर में करता तो आज मुझे ये नौबत नहीं आती, ऐसा ख्याल उसके दिल में आ रहा था। त्या पहिल्या रात्री तिघांनी फोनवरून एकमेकांना आपापली नोकरी कशी छान आहे, आरामशीर आहे असे खोटे खोटे सांगितले, यानी कि त्या पहले रात्रि, उस पहले रात में जब वो शहर गए उसके पहले रात में तिघांनी फोनवरून यानी तीनों भी भाई फोन पर एक दूसरे को क्या कर रहे थे, एकमेकांना यानी एक दूसरे को आपापली नौकरी यानी अपनी अपनी नौकरी कशी छान आहे यानी कैसी अच्छी है, आरामशीर है यानी कैसा इसमें मुझे इस नौकरी में आराम मिल रहा है, ऐसे खोटे खोटे सांगितले, ऐसा झूठ मूठ ही एक दूसरे से कह रहे थे कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ पर बहुत आराम है, मेरी नौकरी मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा वो झूठ मूठ ही एक दूसरे से कह रहे थे। इकडे रामराव व त्यांची पत्नी आपल्या मुलांच्या विचाराने व्याकुळ झाले होते। इधर गांव में क्या हो रहा था, उन रामराव और
त्यांची पत्नी यानी उनकी बीवी, रामराव और उनकी बीवी आपल्या मुलांच्या विचाराने यानी कि अपने बच्चों के ख्यालों में, याद में व्याकुळ झाले होते, बहुत ही परेशान हो रहे थे, तड़प रहे थे। रामराव पत्नीला धीर देत म्हणायचे। रामराव क्या कर रहे थे, अपनी पत्नी को समझा रहे थे। अग मुलं काय वनवासाला नहीं गेली, यानी बच्चे किसी वनवास को नहीं गए या किसी जंगल में नहीं गए। त्यांच्या पंखाची ताकत नको का आजमायला, यानी कि उनके पंखों की ताकत हमको आजमानी चाहिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मीच शक्कल लढवली आहे ही, यानी कि मैंने ही ये क्या किया है, आइडिया इस्तेमाल किया है। एक महिन्यानंतर एके दिवशी तिघेही मुले अगदी अशक्त होऊन थकून घरी आली, यानी कि 1 महीने के बाद एक दिन तिघे ही मुले यानी तीनों भी लड़के अगदी अशक्त होऊन यानी कि बहुत कमज़ोर, अशक्त यानी कमज़ोर होकर थकून घरी आली और थक हार कर घर पर आए। रामराव नुकतेच शेतावरून आले होते, यानी कि रामराव क्या हुआ था, ऐसे ही कुछ देर पहले ही वो खेत में से घर पर आए थे। मुलांच्या दुर्मुखलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून त्यांना दया आली, यानी कि लड़कों के दुर्मुखलेल्या यानी परेशान और एकदम कमज़ोर चेहरों की तरफ देखकर त्यांना दया आली, उनको क्या हुआ, बहुत दया आई। पण ते काहीच बोलले नाही, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शेवटी मुलेच म्हणाली, बाबा आम्ही चुकलो। आखिर में बच्चों ने ही कहा कि बाबा आम्ही चुकलो, यानी बाबा हम गलत हो गए। एका महिन्यात 10,000 रुपये आम्ही कमवू शकलो नाही, यानी 1 महीने में हम 10,000 रुपये नहीं कमा सके। अम्हाला माफ़ करा, हमको आप माफ़ कर दीजिए। इस तरह से बेटों को क्या हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। थोरला म्हणाला, बाबा माझ्या लक्षात आलंय की बाहेर इतके कष्ट करण्यापेक्षा आपल्याच शेतात आम्ही राबलो तर अधिक पैसे मिळतील। यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा है थोरला, वो क्या कह रहा है अपने बाबा से कि बाबा माझ्या लक्षात आलंय, यानी मेरे दिमाग में आ गया है, मुझे समझ गया है कि बाहर इतके कष्ट करण्यापेक्षा, यानी बाहर के लोगों के पास इतनी मेहनत करने से अच्छा है आपल्या शेतात यानी अपने ही खेत में आम्ही राबलो तर, यानी हम मेहनत करें तो अधिक पैसे मिलतील, यानी हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। शिवाय इसके अलावा क्या, शिवाय यानी इसके अलावा आपल्या मर्जीप्रमाणे निसवडीप्रमाणे काम करायला मिळेल, यानी हमारे मर्जी के हिसाब से और हमारे पसंद के हिसाब से हमको काम करने को मिलेगा। यानी कि कोई हमको पीछे बोलने वाला नहीं रहेगा, यहाँ पर हम खुद के मालक रहेंगे, कोई हमारा मालक नहीं रहेगा, ऐसा उनका बोलने का मतलब है। धाकटा म्हणाला, तुमच्या घरच्या गुरांच्या पिकांच्या सहवासात राहता येईल, यानी कि जो छोटा बेटा है, सबसे छोटा बेटा, वो कहने लगा कि बाबा तुमच्या घराच्या गुरांच्या पिकांच्या सहवासात राहता येईल, यानी कि हम जब यहाँ गांव में ही रहेंगे तो तुम्हारे घर के और हमारे जानवरों के पिकांच्या और हमारे खेत के सहवास में यानी आसपास ही हम रहेंगे, हमको आपसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। पैसे पण मिळतील, पैसे भी मिलेंगे, प्रेम ही मिलेल, यानी हमको हमारे माँ बाप का, हमारे घर वालों का, सबका प्यार भी मिलेगा। मदला हड़हड़त बोला, यानी जो बीच में का दूसरे नंबर का बेटा था वो भी एकदम हड़हड़ करते हुए यानी परेशान होते हुए बोला, उद्यापासून आम्ही तिघही आपल्या शेतातच राबू नि शिवार फुलवू, यानी कल से हम क्या करेंगे, उद्यापासून यानी कल से आम्ही तिघही यानी हम तीनों भी भाई आपल्या शेतातच यानी हमारे खेत में ही राबू नि शिवार फुलवू, मेहनत करेंगे। राबू यानी वहाँ पे मेहनत करेंगे और हमारे खेत को, शिवार यानी हमारे जो खेत है, खलियान है, उसको हम फुलाएंगे, यानी उसमें अच्छा अनाज उगाएंगे। नको आम्हाला कर्ज नि पैसे, यानी हमको कर्जा और पैसे नहीं चाहिए, तुम्ही फक्त आम्हाला मार्गदर्शन करा। आप क्या करो, सिर्फ हमारे साथ रहो, हमको योग्य मार्गदर्शन करो, यानी हमको जो क्या सही है और क्या गलत है ये सिर्फ आप बताओ। तीगे ही बोले, तीनों भी भाई ऐसा कहने लगे। किससे कहने लगे, अपने बाबा से कहने लगे। रामराव व त्यांच्या पत्नीच्या डोळ्यात पाणी आले, यानी कि रामराव और उनकी जो बीवी थी उनके आंखों में क्या हो गया, पानी आ गया। रामराव पुढे होत म्हणाले,
मुलांनो, यानी कि रामराव आगे होते हुए कहने लगे, उनके तरफ बच्चों के तरफ बढ़ते हुए कहने लगे, मुलांनो यानी बच्चों, शहरात नोकरी मिळवण्यापेक्षा तुमची कष्ट करण्याची क्षमता तुम्ही नक्कीच ओळखली आहे। यानी कि बच्चों, तुमने शहर में नौकरी करने के बजाय यहाँ पर मेहनत करने की क्षमता, तुम्हारे अंदर जो मेहनत करने की एक जुनून है, जोश है, तो वो अब आपने क्या की है, पहचान ली है। बाळांनो, हेच मी तुम्हाला सांगत होतो, यानी कि मेरे बच्चों, यही मैं तुमको दिखाना चाहता था, यही मैं तुमको सिखाना चाहता था। आपली स्वतःची पिकाऊ ज़मीन, यानी अपनी खुद की जो पिकाऊ ज़मीन है जिसमें अनाज अच्छे से उगता है, ऐसी अच्छी ज़मीन है असताना का इकडे तिकडे भटकायचं। अपनी खुद की इतनी अच्छी ज़मीन होने के बाद में हम पैसे कमाने के लिए इधर उधर क्यों भटकना। हाथचं सोडून पळत्याच्या मागं लागायचं, यानी जो हाथ में है हमारे उसको छोड़कर पळत्याच्या, यानी जो चीज़ें हमको नहीं मिल सकती ऐसे चीज़ों के पीछे भागना। न लाजता शेतीचं काम करा, स्वाभिमानानं जगा, यानी किसी भी शर्म को ना रखते हुए, मतलब न लाजता यानी न शर्माते हुए शेतीचं काम करा, यानी खेत का काम करो। स्वाभिमानानं जगा, यानी हिम्मत से और घमंड से जियो। या काळ्या आईची जितकी सेवा कराल, यानी कि इस काळ्या आईची, यानी खेत को यहाँ पर काली आई कहा गया है। या काळ्या आईची जितकी सेवा कराल तितका फायदा तुम्हाला होईल, उतना ही फायदा तुमको होगा। यानी इस काळ्या आईची, इस ज़मीन की तुम जितनी खिदमत, सेवा यानी उसकी खिदमत करोगे, उसमें जितनी मेहनत करोगे तितकाच फायदा तुम्हाला होईल, उतना ही फायदा तुमको होगा। हा माझा अनुभव आहे, ये मेरा क्या है, अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुलांनी माना डोलावला, यानी लड़कों ने अपनी गर्दने हिलाई बाप के सामने। त्यांच्या डोळ्यातला आत्मविश्वास पाहून रामराव मनोमन निश्चिंत झाले, यानी अपने बच्चों की आंखों में जो विश्वास था, जो आत्मविश्वास था, जो कॉन्फिडेंस था, वो देखकर रामराव के दिल को अब सुकून मिल गया, वो निश्चिंत हो गए, यानी अपनी जिम्मेदारी से अब वो मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था। तो देखा हमने इस पाठ में किस तरह से रामराव नाम के एक अनुभवी किसान ने अपने भटके हुए बच्चों को किस तरह से रास्ते पर लाया और किस तरह से उनको मेहनत का महत्व क्या है यहाँ पर समझाया है, हमने इस पाठ में अच्छे से देख लिया है। तो इस तरह से आज हमने जो पाठ देखा है अनुभवी शेतकरी, अब हम उसके सवाल जवाब देखेंगे, उसका स्वाध्याय पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसका स्वाध्याय, जिसमें है प्रश्न पहला, का ते लिहा, यानी हमको लिखना है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमको यहाँ पर लिखना है। तो उसमें पहला सवाल है, रामरावांचे मन चिंतेने ग्रासले होते, यानी कि जो रामराव थे अनुभवी शेतकरी, जो किसान थे, उनका दिल यानी कि उनका मन क्यों परेशान था। तो इसका जवाब हम लिखेंगे मराठी में, आप अपने नोटबुक में लिखिए। आपली तिन्ही मुले नीट शिकली नाहीत व शेतीच्या कामालाही हातभार लावत नाहीत, म्हणून रामरावांचे मन चिंतेने ग्रासले होते। ये इसका मराठी में आंसर है कि अपने तीनों भी बच्चे जो है अच्छे से पढ़े लिखे भी नहीं और खेत के काम में भी मदद नहीं करते हैं, इसलिए रामराव को बहुत चिंता सताती थी और उनका दिल जो है इस परेशानी में हमेशा रहता था। किराणा दुकानाचे मालक थोरल्याला रागावले, यानी कि किराना दुकान जो जब वो उनके तीनों बच्चे शहर में गए और उस सबसे बड़ा भाई जब किराना दुकान में काम करने लगा तो उस किराना दुकान के मालक ने उसको क्यों चिल्लाया, ये हमको यहाँ पर लिखना है। हमने पाठ में अच्छे से ये पढ़ लिया है, तो आपको इसका सवाल का जवाब तो समझना ही चाहिए, फिर भी हम इसका आंसर यहाँ पर आपको बता देते हैं। थोरल्याने पोत्यातले मुठभर शेंगदाणे उचलून तोंडात टाकल्याचे किराणा दुकानाच्या मालकाने पाहिले, म्हणून थोरल्याला तो रागावला। यानी कि जब जो थोरला यानी जो बड़ा बेटा है किसान का, वो किराना दुकान में एक थैले में से मुठ भर शेंगदाने उठाकर खा रहा था, तब उसके मालक ने देखा और उसे चिल्लाया, उसे गुस्सा किया।
धाकट्या मुलाला मळ्यातला ऊस आठवला, यानी जो सबसे छोटा बेटा था उसको अपने खेत में का गन्ना कैसे याद आया। धाकटा मुलगा रसवंती गृहात काम करीत होता, ऊसाच्या रसाचे पैसे त्याने घेतले तेव्हा त्याला आपल्या मळ्यातला ऊस आठवला, यानी कि जो सबसे छोटा बेटा था वो रसवंती गृह में काम कर रहा था और वहाँ पर जो रस लोगों को बेचकर वो पैसे जमा कर रहा था, वो देखकर उसे अपने खेत में का गन्ना ऊस याद आ गया। उसके बाद है ई, रामराव मनोमन निश्चिंत झाले, यानी रामराव जो है किसान वो अपने दिल में अब निश्चिंत हो गए, यानी उनको अब कोई फिक्र नहीं रही। क्यों नहीं रही, अब हम उसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तिन्ही मुलांना आपली चूक कळली, त्यांनी कष्टाचे महत्त्व ओळखले, त्यांच्या डोळ्यात कष्ट करण्याचा आत्मविश्वास रामरावांना दिसल्यामुळे रामराव मनोमन निश्चिंत झाले, यानी कि जब अपने तीनों बेटों को गलती का एहसास हो गया और उनको मेहनत क्या चीज़ है ये समझ में आ गई और उनकी आँखों में उन्हें एक चमक दिखाई दी, जो एक कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, उसकी वजह से अब रामराव क्या हो गए थे, निश्चिंत हो गए थे कि मेरे बच्चे अब सुधर गए हैं। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, खालील आकृति पूर्ण करा, यानी नीचे जो हमको आकृति दी गई है उसको हमें पूरा करना है। रामरावांच्या मुलांनी शहरात केलेली कामे, यानी जो रामराव के बच्चे हैं वो जब शहर में गए थे तो वो कौन कौन से काम कर रहे थे, तो हमको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले थोरला मुलगा, उसके बाद है मधला मुलगा, उसके बाद है धाकटा मुलगा, यानी सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद बीच वाला बेटा, दूसरे नंबर वाला और सबसे छोटा तीसरे नंबर वाला। तो सबसे बड़ा बेटा क्या कर रहा था, वहाँ पे किराना दुकान में काम कर रहा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किराना मालाच्या दुकानात, पहले बॉक्स में लिखेंगे किराना मालाच्या दुकानात। फिर मधला मुलगा, तो दूसरे नंबर के बॉक्स में हम लिखेंगे वो कहाँ काम कर रहा था, एक हॉटेल में काम कर रहा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हॉटेलमध्ये स्वच्छतेचे काम, वो क्या कर रहा था, होटल में साफ सफाई का काम कर रहा था। उसके बाद तीसरे नंबर वाला क्या कर रहा था, हम लिखेंगे धाकटा मुलगा बस स्थानामधील रसवंती गृहात, यानी वो किस जगह पे काम कर रहा था, बस स्टेशन में जो रसवंती गृह होता है वो वहाँ पर काम कर रहा था। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न तीसरा, खाली दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे दिलेल्या वाक्यावरून प्रश्न तैयार करा, यानी हमको नीचे एक उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण की तरह हमें भी जो दूसरे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके ऊपर से अलग अलग तरह के सवाल बनाने हैं। तो चलिए फिर देखते हैं उदाहरणार्थ वाक्य, रामरावांनी कागदपत्रांची जमवाजमव केली, यानी रामराव ने कागजातों की जमवाजमव यानी सब कागजात जमा करके रखे, ऐसा इसका अब एक सेंटेंस हमको दिया हुआ है। अब उस पर से हम कौन से प्रश्न बना सकते हैं ये हम देखेंगे। इस पे हम दो तरह के प्रश्न बनाए हैं, यहाँ पर देखिए, रामरावांनी कशाची जमवाजमव केली, यानी कि रामराव ने किस किस चीज़ की जमवाजमव केली, यहाँ पे लिखना है हमको। कागदपत्रांची जमवाजमव कोणी केली, यानी कि कागज पत्र की जमवाजमव किसने की, रामराव ने। और पहले क्वेश्चन का जवाब क्या लिखेंगे हम, रामरावांनी कशाची जमवाजमव केली, कागदपत्रांची। इस तरह से हमने एक सेंटेंस पे से दो क्वेश्चन तैयार करे हैं। तो उसी तरह से आपको जो नीचे और दो दिए गए हैं सेंटेंस उस पर से सवाल तैयार करने हैं। याप्रमाणे पुढे दिलेल्या वाक्यांच्या आधारे प्रश्न तैयार करा, यानी इस तरह से हमें नीचे दिए गए हुए सेंटेंस से और प्रश्न तैयार करने हैं। थोरल्याने पोत्यातले मुठभर शेंगदाणे उचलले, यानी कि बड़े भाई ने थैले में से मुट्ठी भर शेंगदाणे लिए। तो इसमें से हम कौन से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, देखिए एक हम तैयार कर सकते हैं कि थोरल्याने पोत्यातून काय उचलले, तो इसका जवाब हम लिखेंगे शेंगदाणे। और दूसरा हम क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, मुठभर शेंगदाणे कोणी उचलले, तो किसने उठाए, थोरल्याने यानी बड़े भाई ने उठाए। उसके बाद दूसरा है रामराव शेतावरून घरी आले, यानी कि रामराव खेत में से घर पर वापस आ गए। तो हम इसमें से दो क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे,
शेतावरून घरी कोण आले? कोण आले? रामराव. आणि रामराव कोठून घरी आले? तो क्या लिखेंगे? शेतावरून घरी आले. ऐसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं. इसके बाद हम लिखेंगे चर्चा करा सांगा. रामरावांनी बँकेच्या व्यवस्थापकांशी काय चर्चा केली असेल याची कल्पना करून त्या दोघातला संवाद वर्गात सादर करा. यानी रामराव जब बैंक में मैनेजर के पास गए थे तो वहाँ पर उन्होंने क्या चर्चा की होंगी, ये आप अपने दिल में सोचिए और इसके ऊपर अपने क्लासरूम में बातचीत कीजिए. बच्चों के साथ मिलकर एक संवाद बनाइए इसके ऊपर. या पाठातून तुम्हाला कोणता संदेश मिळाला याबाबत मित्रांशी चर्चा करा. यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको क्या सीख मिली है वो आपको अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करनी है, उस पर बातचीत करनी है. अब नीचे देखिए, खेळूया शब्दांशी. खालील वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांचा योग्य जोड्या लावा. यानी नीचे हमको एक तरफ वाक्य प्रचार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं जिनकी हमको यहाँ पर जोड़ियाँ लगानी है. तो इसमें सबसे पहले शून्यातून विश्व निर्माण करने. कानोसा घेने, जीव घाबरा घुबरा होने, शक्कल लढ़वने. उसके बाद इधर अर्थ में है देखिए युक्ति करने, प्रतिकूल परिस्थितीत मोठे यश साध्य करने, साहुल घेने, खूब घाबरने. तो अब इसमें हमको जोड़ियाँ लगानी है. देखिए, शून्यातून विश्व निर्माण करने, तो इस चारों में से हम देखेंगे यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितित मोठे यश साध्य करने, जो 2 नंबर का अर्थ है वो यहाँ पर इसके साथ जुड़ता है. कानोसा घेने, तो कानोसा घेने यानी साहुल घेने, 3 नंबर का जो है अर्थ वो इस पे यहाँ पर जुड़ता है इसके साथ में. जीव घाबरा घुबरा होने यानी खूब घाबरने, 4 नंबर का जो अर्थ है वो इसके साथ जुड़ता है. शक्कल लढ़विने, जो पहले नंबर का अर्थ है युक्ति करने, वो इसके साथ यहाँ पर जुड़ता है. इस तरह से आपको जोड़ियाँ लगानी है. उसके बाद है एकाच अर्थाचे 2 शब्द एकत्र येऊन तयार झालेले खालील शब्द वाचा. यासारख्या अनेक जोड़ शब्दांची यादी तैयार करा. यानी नीचे जो जोड़ शब्द हमको दिए गए हैं उसके तरह ही हमको और जोड़ शब्द तैयार करने हैं और इनको अच्छे से पढ़ना है. तो इसमें देखिए दंगा मस्ती, यानी इसमें 2 अल्फाज है, एक दंगा है और दूसरा मस्ती है. फिर उसी तरह से चेष्टा मस्करी, इसमें भी 2 अल्फाज है, एक है चेष्टा और दूसरा है मस्करी. इसके बाद है धन दौलत, इसमें भी 2 अल्फाज है, धन और दौलत. फिर तीसरा है काबाड़ कष्ट, इसमें भी है काबाड़ और कष्ट. अक्कल होशियारी, इसमें भी 2 वर्ड है, अक्कल और दूसरा है होशियारी. इस तरह से आपको और अल्फाज मालूम करने हैं, किताबों में से ढूंढने हैं और अपने नोटबुक में लिखने हैं. इसके बाद है खालील शब्द अभ्यासा. एका शब्दाचे संदर्भानुसार वेगवेगळे अर्थ होतात. यासारखे आणखी शब्द शोधा व त्यांचे अर्थ लिहा. यानी नीचे दिए गए हुए शब्दों को पढ़ो. अभ्यासा यानी उनको अच्छे से पढ़ो, उनको जानो. एका शब्दाच्या संदर्भानुसार वेगवेगळे अर्थ होतात, यानी एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं. यासारखे शब्द शोधा व त्याचे अर्थ लिहा. इसी तरह के हमको और शब्द ढूंढने हैं और उनका अर्थ लिखना है. जैसा यहाँ पर हमको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है वावर. वावर यानी ये जा करने, यानी आना जाना करने को भी वावर ही कहते हैं. और उसका दूसरा अर्थ होता है वावर यानी शेत. वावर यानी खेत भी होता है. यहाँ पे दूसरे नंबर पे है पाट. शेतातील पाण्याचा ओहोळ, यानी जहाँ से सारे खेत को पानी दिया जाता है उसे पाट कहते हैं. ये एक उसका मीनिंग होता है. और दूसरा मीनिंग है पाट यानी बसण्याचे आसन, यानी बैठने का जो एक पार्ट होता है उसको भी पाट कहते हैं. इस तरह से यहाँ पर ऐसे 2-2 अर्थ के शब्द आपको ढूंढने हैं और अपने नोटबुक में लिखना.